तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मेंग लियार और योंग फे उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई हुई थी, क्योंकि योंग फे उसे मारने के लिए गया था, मगर वहां पर मेंग लियार ने पहले ही उसे मारने के लिए अपना प्लान बनाया हुआ था। दोनों के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई होती है और उसमें मेंग लियार अपने 5th लेवल में आ जाती है और योंग फे पर काफी भारी पड़ने लगती है। योंग फे ये देखते ही वो कुछ टाइम के लिए उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है। जब मेंग लियार दोबारा से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है तो उस वक्त वो उसे मारने की कोशिश करता है, तो मेंग लियार फिर वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर योंग फे उसका पीछा करता है, यहाँ तक कि वो पानी के अंदर भी उसे नहीं छोड़ता और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर मेंग लियार वो उसे बहुत ही जोर से काटती है, जिस पर योंग फे वो जैसे को तेजा देते हुए उसे भी जोर से काट कर उसे भी दिन में तारे दिखा देता है, मगर वो उसे मार पाता। इससे पहले ही वहाँ पर प्रिंसेस चुनियान और डोंग फेंग पहुंच जाते हैं। उन्हें देखते ही योंग फे अपना इरादा बदल देता है, मगर वो साथ में मेंग लियार की इविल स्पिरिट पावर को दोबारा से सील कर देता है ताकि वो दोबारा से 5th ग्रेड में ना जा सके। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंग फे वो अपने घर में बहुत ही मजे से सो रहा होता है। जब सुबह होती है तो अचानक से वहाँ पर चेंशी आ जाती है और वो योंग फे को उठाने के लिए आई थी। योंग फे जैसे ही पलटता है तो चेंची वो उसके नाक पर उंगली मारकर उसे उठाती है, तो योंग फे उसे देखकर दोबारा सोने की कोशिश करता है, मगर चेंशी कहती है कि चलो लेजी ब्रदर उठ भी जाओ, जरा देखो तो सही सूरज कितना ऊपर चढ़ चुका है और तुम अभी तक सो रहे हो। मैं जानना चाहती हूँ आखिर तुमने सिस्टर मेंग लियार के साथ मिलकर उन बेड गाइस को किस तरह हराया था। सुनने में आया है कि कल रात आपने मेंग लियार की जान बचाई है, क्या ये वाकई में हुआ है? तो योंग फे कहता है कि अब इसे क्या बताऊँ। वो चेंची से कहता है कि हाँ यूं ही समझो कि मैंने उसकी जान बचाई है, मगर उसे वहाँ पर मेंग लियार की सोट दिखाई देती है, जिस पर वो काफी खुश होती है और कहती है कि ये सोट कितनी शानदार है, मगर ये सिस्टर मेंग लियार की सोड है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? तो योंग फे कहता है कि अगर चेंशी को सिस्टर मेंग लियार बहुत ज्यादा पसंद है तो फिर वो उसकी सोड को रख सकती है, क्योंकि ये सोड मुझे मेंग लियार ने गिफ्ट पे दी है और मैं ये सोड तुम्हें दे रहा हूँ। ये सुनते ही चेंशी तो खुशी से पागल हो जाती है और कहती है कि ब्रदर तुम सच में लाजवाब हो, मगर वो उसके साथ खेलना शुरू करती है। तो योंग फे कहता है कि जरा संभल कर उस सोड को अपनी तरफ डाल मत। ये कहने के बाद वो जैसे ही बाहर जाता है तो वो देखता है कि चेंशी तो वो उस सोड के साथ प्रैक्टिस कर रही है और उसके स्किल्स भी काफी इम्प्रूव हो चुके हैं। वो सोड को यूज करना सीख चुकी है। देखकर योंग फे काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि इसे सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, ये डीन्स के साथ प्रैक्टिस करते हुए इतना इम्प्रूव कर चुकी है। मगर चेंशी वो कहती है कि ब्रदर मैं जानती हूँ कि आप दोबारा से एडवेंचर के लिए बाहर जाने वाले हैं, मगर आप बेफिक्र हो जाए, मैं अभी भी अकेडमी में ही रहूंगी और आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूंगी ताकि मैं अपने स्किल्स को जल्द से जल्द इम्प्रूव करूं और कभी भी आप किसी मुसीबत में हो तो फिर मैं आपकी मदद कर सकूं। तो योंग फे कहता है कि तुम तो सच में काफी अच्छी लड़की हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर बार बार आता रहूंगा। मगर वो युआन लोंग ड्रैगन के बारे में कहता है कि ये कहाँ चला गया। अचानक से उसे आवाज सुनाई देती है। कोई शख्स कहता है कि हमारे ट्रेजर पवेलियन में कुछ हुआ है, वहाँ पर काफी ज्यादा तोड़फोड़ हुई है। और यहाँ पर डीन जेंग वो अपने डिसाइपल्स के साथ उस ट्रेजर पवेलियन में आता है तो वो देखता है कि ट्रेजर पवेलियन तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वहाँ पर बहुत सारे नेचुरल हर्ब्स और बहुत सारे ट्रेजर्स गायब हैं। हर एक चीज यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी है। इसे लग रहा था कि जैसे वहाँ पर किसी ने लूट मार की है और हर चीज को यहाँ वहाँ फेंक कर अपने काम की चीजें ले गया है। पर यहाँ पर अचानक से डीन जेंग का पैर किसी चीज पर पड़ता है तो वहाँ पे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि कौन हो तुम, मेरे ऊपर से अपना पैर हटाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ड्रैगन टेल होती है। डीन जेंग जब ये देखता है तो वो फौरन से ड्रैगन के ऊपर से उस बास्केट को हटाता है तो उसे नजर आता है कि वहाँ पर योंग फे का वो डिवाइन ड्रैगन है। उस ड्रैगन का पेट काफी ज्यादा फूला हुआ होता है, जिस पर डीन जेंग समझ जाता है कि जरूर ये हरकत इसी ने की है। मगर युआन लोंग कहता है कि ओह तो ये तुम हो ओल्ड मैन, जरा अपने ग्रैंडपा की हेल्प करो और मुझे खड़ा करने में मदद करो। मेरे अंदर काफी ज्यादा एनर्जी भर गई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा पेट एनर्जी से फट जाएगा। मगर यहाँ पर डीन जेंग कहता है कि हमारा वो गोल्डन पर्पल पर्ल कहाँ है? एक डिसाइपल कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही पर्पल पर्ल बचा है जो कि अपने कोर के साथ मौजूद है। बाकी जितने भी पर्ल हैं उनमें से किसी का भी कोर बाकी नहीं रहा। और वहाँ पर फिर डोंग फेंग कहती है कि तुमने हमारे गोल्डन लीव जिनोडर्मा का क्या किया? युआन लोंग एक हरा पत्ता बाहर निकालता है और कहता है कि ये पत्ते काफी ज्यादा कड़वे थे तो इसीलिए मैंने इनमें से एक पत्ता तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। ये सुनकर डीन जेंग काफी ज्यादा गुस्से में आता है और वो कहता है कि हमारे
9th ग्रेड के इमोर्टल लोटस का क्या हुआ? इतना कहने के बाद एक डिसाइपल वहाँ से एक छोटे सा बॉक्स लेकर आता है जिसे देखकर डोंगफेंग काफी ज्यादा डर जाती है और युआन लोंग कहता है कि चलो ओल्ड मैन, अब इतनी भी कंजूसी मत करो, मैंने बस यहाँ पर थोड़ा सा नाश्ता ही तो किया है ताकि मैं अपने युआन लोंग फॉर्म को अचीव कर सकूं। एक बार मैं अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाऊं, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ और ऐसे ट्रेजर इकट्ठे कर लूंगा। मगर डिन जेंग कहता है कि आखिर तुम कहाँ से जमीन खोद कर ये ट्रेजर्स निकालोगे? वो चिल्लाते हुए कहता है कि इसे फौरन से मेरे कोल्ड ड्रोन के अंदर बंद करो, मैं इसे रिफाइन करके इसे डिवाइन पर्ल के अंदर ट्रांसफॉर्म करूंगा। जिसके बाद हमें युआन लोंग के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो कहता है कि अरे ये तो बहुत गर्म है, मुझे इस कोल्ड रूम से बाहर निकालो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे तकलीफ पहुंचाने की? मैं एक डिवाइन ड्रैगन हूँ। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर मेंगलियार वो अपने आप को हील करने के लिए कल्टीवेशन कंटिन्यू रखे हुए होती है, मगर युआन लोंग के चिल्लाने की आवाज उसे अपने रूम तक सुनाई दे रही होती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। डीन जेंग वो उस ड्रैगन पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम एक इविल ड्रैगन हो, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा इविल ड्रैगन नहीं देखा। उन लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज की वजह से मेंगलियार काफी डिस्टर्ब होती है और फौरन से अपनी कल्टीवेशन रोक देती है और कहती है कि योंगफाई, ये जरूर तुम्हारी हरकत है, तुमने मेरी कल्टीवेशन को रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया। पहले तुमने मुझे जख्मी कर दिया और अब तुम मुझे हीलिंग प्रोसेस में भी ब्लॉक कर रहे हो। इतना कहने के बाद अचानक से वहाँ पर 3 लेटर्स आते हैं और वो तीनों के तीनों लेटर्स फौरन से मेंगलियार के सामने आकर रुक जाते हैं, जिस पर मेंगलियार कहती है कि ये तो टेंटाई सेक्ट के लेटर्स हैं। वो फौरन से उनमें से एक लेटर को खोलती है तो उस लेटर को देखकर वो उसे फौरन से रीड करती है। वहाँ पर उसकी मास्टर की उसे आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि उम्मीद है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई होगी, तुम्हें गए हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है, मगर तुम्हें हुन टियान डाओ के बारे में अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि वो तुम्हें मारने के पीछे पड़ा है। और हमें पता चला है कि हुन टियान डाओ के अंदर एक इविलनेस आ चुकी है। ये सुनकर मेंगलियार कहती है कि आखिर ये सब कुछ इस टाइम पे क्यों हुआ है, मगर फिर वो खुद ही कहती है कि 6 पाथ ऑफ इविलनेस और 5 सीक्रेट लैंड्स एंशिएंट टाइम से ही एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुके हैं, जिसकी वजह से एंशिएंट टाइम से ही इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चलती आ रही हैं। और यहाँ पर हमेशा से इनके बीच में अपने डिसेंडेंट्स को लेकर हमेशा कंपटीशन चलता रहता है। और इस मर्तबा लिंक फैमिली के पास डिस्ट्रक्शन ऑफ पाथ का एक डिसेंडेंट है, हुन टियान। वो बहुत जल्द कोई ना कोई हरकत करने वाला होगा। इतना कहने के ही देर थी कि वहाँ पर मौजूद एक लेटर वो अपने आप ही फटना शुरू हो जाता है, जिस पर मेंगलियार फौरन से वहाँ से पीछे हटती है और अपना वो दूसरा लेटर खींचकर अपनी तरफ ले आती है। जिसके बाद वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और मेंगलियार अपने सामने एक शील्ड बना लेती है, मगर मेंगलियार को किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो मेंगलियार से कहता है कि बहुत बहुत मुबारक हो, मुझे पता चला है कि तुम टेंटाई सेक्ट से बिलोंग करती हो, मुझे आगे जानकर हैरानी हुई है, तुम तो काफी फेमस हो गई हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम्हें बहुत जल्द अपने लिए एक अच्छा सा हस्बैंड तलाश कर लेना चाहिए और उम्मीद है कि तुम अपने लिए एक सेंट को ही चुनोगी। अगर तुम मुझ तक पहुंचना चाहती हो तो तुम्हें सिटी ऑफ फ्रीडम में आना होगा। ये सुनने के बाद मेंगलियार कहती है इसका मतलब ये है कि ये लेटर हुन टियान ने खुद से लिखा है। ये कहते हैं वो वहाँ पे मौजूद उन सारे के सारे छोटे छोटे पेपर के पीसेस को इकट्ठा करना शुरू कर देती है और उन्हें दोबारा से एक शेप में ले आती है, जिसके बाद वो उन्हें मरोड़ सरोड़ कर पूरी तरह से जलाकर राख कर देती है ताकि वो पेपर किसी और को ना मिले। और वो कहती है अच्छा तो हुन टियान वो मुझे जानबूझकर लड़ाई के लिए उकसा रहा है, अगर वो खुद ही ऐसा चाहता है तो फिर मैं भी चुप करके बैठी नहीं रहूंगी। सारा मसला सिर्फ और सिर्फ उस योंगफाई की वजह से हो रहा है, उसने मेरा एक रियलम डाउनग्रेड कर दिया है, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम हो रही है। मगर उसके एविल स्पिरिट उससे कहती है कि इस दुनिया में हर एक चीज क्लाउड्स और स्मोक की तरह है, तुम्हें एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, अब तुम्हें कुछ नया ट्राई करना होगा। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अपने दिल में मौजूद एटीट्यूड को लोगों के सामने लाना हो। तुम्हारे साथ जिस तरह पेश आते हैं अब तुम भी उन लोगों के साथ वैसे ही पेश आओ। मेंगलियार कहती है कि हुन टियान वो एक डिस्ट्रक्शन पाथ का डिसेंडेंट बनकर अपीयर हुआ है और वो लिंग जीशु का बेटा भी है। मुझे लगता है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए आया होगा। पता नहीं शाओलिन टेम्पल का कोई डिसेंडेंट अपीयर हुआ भी है या नहीं, उनके पास भी कोई ना कोई सक्सेसर जरूर होना चाहिए। मुझे आज सच में उन लोगों की मदद चाहिए। ये कहने के बाद वो देखती है कि वो 3rd लेटर चू यू का लेटर है। वो उसे जैसे ही खोलती है तो वो काफी खुश होती है और उसी के साथ ये सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से योंगफाई को दिखाया जाता है। वो शेनरान अकेडमी को छोड़कर अब अपनी नई जर्नी पर जाने वाला था और उसके लिए वो डीन से इजाजत लेने के लिए आता है।
और उन लोगों से कहता है कि मुझे अपनी कल्टीवेशन को लेकर कुछ डाउट्स है और मुझे लगता है कि शायद मेरा 4th लेवल वो मेरे बाकी के साथियों के बराबर के लेवल का नहीं है। मुझे इसे और भी ज्यादा अच्छे लेवल पर ले जाना होगा और इसे ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करना है। तो मुझे यहाँ से काफी दूर जाकर अच्छी तरह से रिसोर्सेज तलाश करने होंगे और अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना होगा, ताकि आने वाले वक्त में किसी भी मुश्किल सिचुएशन में मैं अपनी और अपने दोस्तों की मदद कर सकूं। हो सकता है कि शायद मुझे वापस आने में कुछ ज्यादा टाइम लग जाए। ये कहने के बाद डीन जेंग अपनी एनर्जी के जरिए वहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट करता है और उस पोर्टल के अंदर से एक फर्नेस बाहर निकल आता है और उस फर्नेस का ढक्कन जब खुलता है तो उसके अंदर से फिर युआन लॉन्ग बाहर निकल आता है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे डीन जेंग ने अपना सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल दिया है और उसे फर्नेस में पका तंदूरी चिकन बना दिया है। योंगफे उसकी हालत देखता है तो वो समझ जाता है कि इस बेवकूफ ने कोई हरकत की है, मगर वो उन डीन से कहता है कि आप ये बोतल रख लीजिए, इसके अंदर मेरे कुछ ब्लड ड्रॉप्स हैं। उम्मीद है कि इस युआन लॉन्ग की हरकत की वजह से आप लोग ज्यादा गुस्सा नहीं हुए होंगे और उसके नुकसान की भरपाई के लिए ये ब्लड काफी होगा। तो डीन यानमिन कहता है कि तुम भी फिक्र हो जाओ, इस ड्रैगन को थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर इसने जितनी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है और जितने नेचुरल हर्ब्स खाए हैं वो बहुत जल्द अपना असर दिखाएंगे और ये ड्रैगन अब पहले के मुकाबले में ज्यादा तेजी से इम्प्रूव करेगा। वो नेचुरल हर्ब से बहुत जल्दी हील भी कर देंगे और साथ में इसका ट्रू युआन लॉन्ग फॉर्म भी इसे अचीव करने में हेल्प करेंगे। जिसके बाद योंगफे को वहाँ पर मैंगलियर दिखाई देती है तो वो फौरन से मैंगलियर की तरफ चला जाता है और उससे जाकर कहता है कि तुम पिछले 3 दिन से कल्टीवेशन करके अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रही हो, बताओ तो सही कि तुमने खुद को कितना रिकवर कर लिया है। तो मैंगलियर कहती है तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी। तो योंगफे कहता है ओह अच्छा, तो ऐसी बात है, मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लेकर आया था, उससे तुम अपनी बॉडी में मौजूद जख्मों को मिटा सकती हो। लगता है कि शायद तुम्हें मेरी मेडिसिन की अब कोई जरूरत नहीं। तो मैंगलियर कहती है कि मुझे मेरा सामान वापस चाहिए जो कुछ तुमने मुझसे लिया है। तो योंगफे कहता है कि तुम्हारा सामान, ओह हाँ मुझे अब याद आया, जब वो मुझे मिल जाएगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। ये बात मैंगलियर को काफी गुस्सा दिलाती है, मगर वो डीन्स के सामने कुछ भी नहीं कर पाती। और योंगफे कहता है कि वो तुमने मुझे गिफ्ट पर दिए हैं तो मैं तुम्हें वो वापस नहीं करूंगा। मैंगलियर गुस्से में उस पर अटैक करना चाहती थी, मगर वो उसे बर्दाश्त करती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, पर उम्मीद करती हूँ कि तुम बस ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहोगे। उम्मीद करते हो जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हारी ये हंसी गायब नहीं होगी। ये कहकर वो जाने लगती है तो योंगफे पीछे से कहता है कि फेरी तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम कुछ दिन आराम करो और अपना ख्याल रखो और ज्यादा टेंशन मत लिया करो। अगर मेरी बात मानो तो हाओचिंग रिवर में अकेले जाकर कभी नहा लिया करो। तो हाओचिंग रिवर का सुनते ही उसे याद आता है कि ये तो वही रिवर है जहाँ योंगफे ने उसे बहुत ही जोर का काटा था। ये मेमोरी उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही होती है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद वो फौरन से अपना वो लोटस बाहर निकालती है और उसके ऊपर खड़ी होकर डीन से कहती है कि मैं अब जाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे इजाजत दीजिए। जीन्स उसे परमिशन देते हैं तो मैंगलियर फौरन से वहाँ से चली जाती है और योंगफे कहता है ऐसा लग रहा है कि मैंगलियर वो किसी लंबी जर्नी पर जा रही है। योंगचू किंगडम और टेंटाई सेक्ट वो एक दूसरे के बेहद क्लोज है और प्रिंसेस चू वो भी एक आउटर डिसाइपल है। इतने में वहाँ पर लॉन्ग जी आती है और वो योंगफे से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ योंगचू किंगडम में चलना चाहिए, वहाँ पर कुछ चेंजेस हुई है, तुम्हें वो चलकर देखनी चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि डोंगचू किंगडम में कुछ सोल्जर्स वो रात घेरा दे रहे होते हैं तो अचानक से फिर वहाँ पर कुछ हलचल होती है और वो पूरा पैलेस हिलने लगता है। देखते ही देखते जमीन से जोरदार एनर्जी निकलती है कि वो सारे ही लोग डर के मारे हिल जाते हैं और वो एनर्जी सीधा ऊपर आसमान में जाकर फैल जाती है। हमें दिखाया जाता है कि वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि दूर दूर से लोग उसे देख रहे होते हैं और उस एनर्जी को देखकर वो लोग समझ रहे थे कि शायद ये कोई गॉड की ब्लेसिंग है। और उस लाइट की वजह से वहाँ पर वो नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, जिसकी वजह से सारे ही लोग घरों से बाहर आकर उसे देखने लगते हैं और उसके सामने प्रे करते हुए गॉड से कहते हैं कि प्लीज हमें भी अपनी ब्लेसिंग दीजिए। मगर जब चू किंगडम का वो एम्परर बाहर आता है तो वो अपने एक एंसेस्टर से कहता है कि जरा बताइए तो सही, क्या ये कोई गॉड ब्लेसिंग है? तो वो ओल्ड मास्टर कहता है कि तुम भी एक कल्टीवेटर हो, तुम्हें भी इस एनर्जी को देखकर अपने अंदर एक डर महसूस हो रहा होगा, तुम्हारा दिल भी काफी जोर से धड़क रहा होगा।
मैं तुम्हारे चेहरे पर एक डर देख पा रहा हूँ। ये चीज बाकी लोगों के लिए जरूर एक ब्लेसिंग हो सकती है, बस डिपेंड करता है कि ये एनर्जी किसके लिए ब्लेसिंग है और किसके लिए एक बर्बादी है। इतना कहते हुए वो वहाँ पे मौजूद कुछ सोल्जर्स पर एक अटैक करते हुए उन लोगों को वहीं खत्म कर देता है। मगर वहाँ पे मौजूद वो प्रिंसेस कहती है कि हमें दिखाइए कि आप क्या बताना चाहते हैं, हमें शायद मदद की जरूरत है। तो वो एंसेस्टर कहता है कि नहीं, तुम्हें नहीं बल्कि इन बेवकूफ वॉरियर्स को मदद की जरूरत है, क्योंकि बहुत जल्द कोई ऐसी चीज अपीयर होने वाली है जो कि शायद इन लोगों ने अपनी लाइफ में कभी देखी भी नहीं होगी। बहुत जल्द इस शहर में एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। इतना कहने के बाद हमें चू किंगडम के नीचे दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक स्पेस होता है और वहाँ अलग से ही एक इमोर्टल बॉडी मौजूद होती है जो कि ब्लड पावर को एब्जॉर्ब कर रही होती है, जिसकी वजह से उस इमोर्टल बॉडी के सिर पे लगी हुई स्वॉर्ड वो अपने आप ही बाहर निकलना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते उसके अंदर दोबारा से जान आती है और उसकी आंखें भी खुल जाती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई वो अपने साथियों के साथ एक कैरेज में कहीं जा रहा होता है। वहाँ पर अचानक से पीछे से कुछ घोड़सवार आते हैं और वो फौरन से उन लोगों से निकलते हुए आगे की तरफ चले जाते हैं, जिस पर एक वॉरियर वो अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग जरा होशियार रहा करो, अगर हम लोगों पर अचानक से कहीं से भी हमला हुआ तो फिर तुम लोगों की खैर नहीं होगी। हमारे पास इस वक्त ब्रदर गुआन हाउ के स्पेशल गेस्ट हैं, इसलिए गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है, बल्कि एक मिनट के लिए भी मत चपकाना। जिसके बाद हम लोग उस कैरेज के अंदर योंगफाई को देखते हैं। वो कहता है कि इतने ज्यादा कल्टीवेटर्स वो कहीं जा रहे हैं, लगता है कि शायद कुछ हलचल हुई है। मगर डोंगचू किंगडम के अंडरग्राउंड टॉम में सिर्फ एक ही इमोर्टल बॉडी है, कहीं वहाँ पर कोई और चीज तो अपीयर नहीं हुई, या वहाँ पर कोई और भी ऐसी छुपी हुई जगह है जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम। वो लोंगजी से कहता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी क्या? अचानक से वो कैरेज वहीं पे ही रुक जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों को एक झटका सा लगता है और वो लोग देखते हैं कि बाहर से कुछ और वॉरियर्स घोड़ों पर उन लोगों के सामने से गुजरे थे, जिसकी वजह से वो लोग काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गए थे। और उन घोड़सवारों में एक वॉरियर वो फौरन से उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उस लड़की यानी कि लोंगजी को देखकर वो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है और कहता है कि ब्यूटीफुल लेडी, मुझे माफ करना, शायद मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया है। योंगफाई उसके घोड़े को देखता है तो वो कहता है अच्छा, तो ये एक यूनिकॉर्न है। और वो वॉरियर जैसे उन लोगों के करीब आता है तो वो लोग अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, मगर वो पर्पल हेयर वाला वॉरियर उन लोगों से माफी मांगता है और कहता है कि आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ, मैंने आप लोगों के साथ जो कुछ किया उसका हर्जाना मैं अभी क्या भी कर देता हूँ। ये कहते ही वो फौरन से एक आइस लोटस क्रिएट कर लेता है और वो लोंगजी को देते हुए कहता है कि ये मेरे डिस्टर्ब करने की भरपाई है। मगर यहाँ पर लोंगजी उसे देखकर काफी सरप्राइज होती है, उसे लगा कि शायद ये ब्रदर क्यान लोंग है। और वो पर्पल हेयर वाला वॉरियर कहता है कि लेडी, तुम इतनी उदास क्यों हो? मगर उसके उस लोटस को देखकर योंगफाई को शक होता है कि शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम है। वो वॉरियर जैसे ही वो व्हाइट लोटस लोंगजी को दे रहा होता है तो योंगफाई उसका फौरन से हाथ रोक लेता है और कहता है कि जब कोई गिफ्ट देना हो तो प्लीज जरा दूर से दिया करो, इतना नजदीक आने की कोई जरूरत नहीं। लोंगजी से कहता है कि इसके लिए इतना सोचो मत, ये क्यान लोंग नहीं है। और वो उस वॉरियर से भी कहता है कि तुम जरा दूरी बना कर रहो, क्योंकि शायद तुम नहीं जानते कि हम लोग किस मूड में हैं। मगर वो वॉरियर दोबारा से लोंगजी से कहता है कि मुझे माफ करना, मैं शायद कुछ ज्यादा ही रूड बिहेवियर बात कर रहा हूँ, मगर लगता है कि शायद हमारी किस्मत जुड़ी हुई है, इसीलिए तो हम लोग मिले हैं। वैसे मेरा नाम केल है, क्या मैं इस खूबसूरत लेडी का नाम जान सकता हूँ? तो लोंगजी वो उसे फौरन से अपना नाम बताते हुए कहती है मेरा नाम लोंगजी है। ये सुनकर वो वॉरियर दोबारा से एक आइस लोटस क्रिएट करते हुए उसे लोंगजी को देता है और कहता है कि हम लोग दोबारा जब भी मिलेंगे तो मैं ये आइस लोटस दोबारा देखूंगा, अगर ये मेल्ट नहीं हुआ तो फिर मैं तुम्हें एक और व्हाइट आइस लोटस दूंगा जो कि कभी भी मेल्ट नहीं होगा। ये कहने के बाद वो उसी यूनिकॉर्न में बैठकर फौरन से वहाँ से चला जाता है और लोंगजी बस उसे देखते ही रह जाती है। मगर योंगफाई वो उसे देखता है कि ये लड़की तो इस लड़के पर फिदा हो गई है। वो उसे दोबारा बताता है कि ये ब्रदर क्यान लोंग नहीं है, ये जरूर उसका ही कोई हम शक्ल होगा। इसके स्किल्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई नॉर्मल इंसान। फिलहाल तो हमें यहाँ से चलना चाहिए, लगता है शायद तुम्हें आराम की जरूरत है। हम लोग यांगजिंग किंगडम में चलकर कुछ देर आराम करते हैं, मगर उससे पहले हमें पिंग पिंग सिटी से होकर गुजरना होगा। शायद वहाँ पे हमें कोई दिलचस्प चीज नजर आ जाए तो शायद हम लोग वहीं पर ही रेस्ट कर लेंगे। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर अचानक मेंगलियर अपीयर होती है और वो उस रेस्टोरेंट के दरवाजे पर खड़ी होती है। जैसे ही उसका दरवाजा खोलती है तो
अंदर से एक सर्वेंट आता है और वो कहता है कि फेरी प्लीज अंदर आ जाइए। फेरी मेंगलियार वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मगर वो उस रेस्टोरेंट सर्वेंट से कहती है कि मेरे लिए सबसे अच्छा खाना लेकर आओ, मैं आज रात यहाँ पर रुकने वाली हूँ। हमें बताया जाता है कि मेंगलियार ने अपनी बॉडी को दोबारा से नॉरिश कर लिया है, जिसके बाद वो अब काफी इम्प्रूव कर चुकी है और वो ये जानती है कि जिस शख्स को वो ढूंढने के लिए आई है वो यहाँ पे मौजूद है। और इतने में अचानक वो सर्वेंट उसके लिए खाना लेकर आते हैं और उसे वहाँ पर सर्व करते हैं। मेंगलियार उस खाने को देखती है तो वो कहती है कि अच्छा, तो ये लोग मुझे जहर देना चाहते हैं। वो उन लोगों से कहती है कि तुम लोग कम से कम पॉइजन की क्वालिटी ही कुछ अच्छी रख लेते। इतना कहने की देर थी कि उसके आसपास मौजूद लोग वो फौरन से अपने वेपन्स उठाकर उस पर झपट पड़ते हैं, मगर मेंगलियार वो पलक झपकते ही उन लोगों पर इतने वार करती है कि उन लोगों को पता भी नहीं चलता और सारे ही चारों शाने चित हो जाते हैं। मगर वहाँ पर हुंटियान खुद से अपीयर होता है और वो कहता है कि तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। ये कहते ही वो इतना जोरदार वार करता है कि वो उस रेस्टोरेंट को ही उड़ा कर रख देता है, मगर मेंगलियार इस अटैक से आराम से बच गई होती है। और हुंटियान उससे कहता है कि लेडी, मुझे पता है कि तुम टेंटाइसेक के लोग अपनी रेपुटेशन की वजह से जाने जाते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें इस रेस्टोरेंट में बुलाकर यहाँ पर एक ट्रैप बिछाया था। मगर लगता है कि शायद तुम्हें मेरे जाल के बारे में पहले से कुछ पता था। मगर वो उससे कहता है कि तुमने मेरे लेटर को तो जरूर पढ़ा होगा, मुझे बताओ कि तुम इस बारे में क्या कहती हो। मगर मेंगलियार कहती है कि तुमने न सिर्फ अपने मास्टर का सर शर्म से झुका दिया है, बल्कि तुम 6 इविल पाथ को ज्वाइन कर चुके हो, इसलिए तुम्हारे साथ बात करना ही फजूल है। मगर हुंटियान हंसते हुए कहता है कि मेरे मास्टर को मेरे ऊपर प्राउड होगा, एक मर्तबा मैं तुम्हें मार दो तो उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये कहते ही वो फुल स्पीड के साथ अपना स्पीयर लेकर मेंगलियार की तरफ आगे बढ़ता है तो मेंगलियार वो अपने उन रिंग्स का इस्तेमाल करते हुए उसकी तरफ सारे रिंग्स को रिलीज करती है। तो हुंटियान अपने स्पीयर के जरिए उन सारे के सारे रिंग्स को रोकने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पर मेंगलियार वो अपना वो जेड लोटस भी उसकी तरफ थ्रो करती है। तो हुंटियान उस जेड लोटस टकराने की वजह से उसके प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाता और फौरन से पीछे चला जाता है और मेंगलियार को मारने के लिए अपने कुछ क्लोन्स क्रिएट करके उसके चारों तरफ से आकर उस पर हमला करता है। तो मेंगलियार वो उन लोगों को एक एक करके अच्छी तरह से डील करती है और उसके उन क्लोन्स को भी एक एक करके मारना शुरू कर देती है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो क्लोन्स आहिस्ता आहिस्ता उसके चारों तरफ करीब आते जा रहे होते हैं और उसे जैसे ही घेर लेते हैं तो वो उसके ऊपर एक साथ टूट पड़ते हैं। मगर मेंगलियार वो कुछ लम्हे के लिए अपनी पावर को बढ़ाते हुए उन क्लोन्स पर इतने जोरदार वार करती है कि उन क्लोन्स को आइडिया ही नहीं होता कि कब कहां से कितने वार हुए और वो सारे ही चकनाचूर हो जाते हैं। मगर यहाँ पर हुंटियान की रियल बॉडी नहीं होती। हुंटियान पीछे से आकर मेंगलियार पर वार करने की कोशिश करता है तो मेंगलियार हुंटियान को आते हुए देखती है और उसे रोकने के लिए अपनी सोर्ड को इस्तेमाल करती है। मगर उस अटैक की वजह से वहां पर इतना जोरदार धमाका हुआ था कि वो पूरा रेस्टोरेंट ही चकनाचूर हो गया था। और उसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पर ही